Hello everyone and welcome back to the journey to become an ultimate React.js developer। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक React ऐप बनाई और उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को समझा था और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि React के अंदर कंपोनेंट क्या होता है और कंपोनेंट का यूज करके उसे क्रिएट करके एक बेसिक वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करेंगे इन React.js। एंड ऑल्सो अगर आज की इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया, सुन लिया और समझ लिया तो यू आर एबल टू क्रिएट अ बेसिक वेबसाइट लेआउट इन React.js। So let's start the video. So first of all, what is component? Just imagine आपके सामने एक वॉल है, ब्रिक्स की वॉल, और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वॉल बनी कैसे। आपका जवाब होगा कि छोटे छोटे ब्रिक्स एक साथ आ गए और ये वॉल बन गई। यानी कि ये जो ब्रिक्स हैं इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस वॉल। इसी तरह से कंपोनेंट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वेबसाइट। एक बेसिक वेबसाइट के लेआउट को इमेजिन करो जहां पे एक नेविगेशन बार है, हीरो सेक्शन है और फुटर है। तो यहाँ पे ये जो तीन चीजें हैं ये तीनों हो गए कंपोनेंट। दोस थ्री आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस वेबसाइट। नेविगेशन बार एक कंपोनेंट है, हीरो सेक्शन एक कंपोनेंट है और फुटर एक कंपोनेंट है। इन शॉर्ट कंपोनेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेबसाइट। और थोड़ी सी टेक्निकल और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो समझ लो कि कंपोनेंट एक फाइल है जिसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है। लाइक अगर नेविगेशन बार का कंपोनेंट है तो एक navbar.js करके फाइल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन बार का कोड लिखा है, उसकी स्टाइलिंग दी गई है। सो ये जो फाइल है इज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट के मेनली दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज अ फंक्शनल कंपोनेंट एंड सेकंड इज अ क्लास कंपोनेंट। बट क्लास कंपोनेंट के बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं और फंक्शनल कंपोनेंट के बहुत सारे प्लस। इसी वजह से क्लास कंपोनेंट को कोई यूज नहीं करता, बहुत ही कम में यूज करते हैं लोग इसे, और फंक्शनल कंपोनेंट ही सबसे ज्यादा यूज में आता है। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास कंपोनेंट को स्किप करेंगे, हाँ, बट इसे आने वाले वीडियो में एक बार जरूर देखेंगे। और अब हम कंपोनेंट को क्रिएट करना सीखेंगे और कंपोनेंट क्रिएट करके इस वाले बेसिक वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करेंगे इन React.js, जहां पे एक नेविगेशन बार होगा, हीरो सेक्शन होगा और फुटर होगा। दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहला काम, एक फ्रेश रिएक्ट एप्लीकेशन बना देते हैं। फाइल के अंदर जहां भी मुझे ऐप बनानी है वहां पे जाके राइट क्लिक, ओपन इन टर्मिनल, और यहाँ पे मैं अपना कमांड लिखूंगा रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए npm create vite@latest। एंटर प्रेस करूंगा और ये पूछेगा प्रोजेक्ट नेम, तो इसमें अभी के लिए वेबसाइट लेआउट। हमें जो फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है वो रिएक्ट और यहाँ पे वेरिएंट में जावास्क्रिप्ट। दैट्स इट, ऐप बन चुकी है। अब cd करके हमारी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर चले जाते हैं, cd, और उसके बाद आपका जो ऐप है उसका फर्स्ट लेटर लिखो। यहाँ पे मेरा w है, सो w लिखूंगा मैं और टैब प्रेस करूंगा तो अपने आप पूरा वो नाम आ जाएगा। एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं अपने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसमें आ गया। अब हमें VS कोड ओपन करना है विद दिस प्रोजेक्ट, सो कोड स्पेस डॉट, यानी कि मुझे VS कोड ओपन करना है विथ अ करंट डायरेक्टरी, यानी कि ये वाले प्रोजेक्ट को मुझे ओपन करना है। और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा मेरा VS कोड खुल जाएगा इस वाली ऐप के साथ। अब सबसे पहला काम देखो, अभी यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं दिखेगा, तो सबसे पहले हमें सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, यानी कि npm i एंटर। और जैसे ही npm i करूंगा सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी एंड इट्स टेक अ टाइम। और यहाँ पे सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है और npm run dev ये वाला कमांड चला के मैं डेवलपमेंट सर्वर को चला देता हूँ। यानी कि अब हम देख पाएंगे इस वाली फाइल का आउटपुट। इस वाले पोर्ट पे चले जाना है, कंट्रोल प्रेस करोगे आप, कंट्रोल क्लिक, तो ये जो URL है ये सीधा आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर चल चुका है। अब सबसे पहला काम, इस प्रोजेक्ट को हमें रीसेट करना है। सो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले VS कोड के अंदर आ जाओ, SRC फोल्डर के अंदर आ जाओ और यहाँ पे app.jsx है इसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे जितना भी कोड लिखाया है कंट्रोल A करके डिलीट कर दो, बैकस्पेस दबा के सारा का सारा कोड हटा दो और यहाँ पे लिखो RAFCE, यानी कि रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। और ये वाला एक्सटेंशन हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल करवाया था। अगर आप में नहीं आ रहा है तो सिंपली ES7 प्लस सर्च करो और जो भी पहला एक्सटेंशन आप में आ रहा है इस वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। अगर आपका ये एक स्निपेट है जो कि आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पर अभी के लिए इतना लिख के छोड़ दो और यहाँ पे जो दूसरी दो फाइल्स हैं index.css और app.css, इसको पूरा का पूरा खाली कर दो। दैट्स इट। और अगर अब मैं जाऊं अपनी वेबसाइट के अंदर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखेगा, एकदम फ्रेश ब्लैंक पेज आ चुका है।
ऑल्सो यहाँ पे वीट प्लस रिएक्ट आ रहा है, इसको भी अगर मैं हटाना चाहूँ तो सिंपली index.html में जाओ और यहाँ पर टाइटल टैग दिख रहा है, इसको आप अपने हिसाब से टाइटल डाल दो। यहाँ की मैं वेबसाइट लेआउट लिख देता हूँ अभी के लिए। और अब हमने हमारा पूरा रिएक्ट प्रोजेक्ट रीसेट कर दिया है। हमने क्या किया, ये जो app.jsx था इसको पूरा का पूरा मिटा के ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे RFC स्निपेट डाल दिया और app.css और index.css को पूरा खाली कर दिया और index.html में टाइटल चेंज कर दिया। दैट्स इट। और यहाँ पर हमारा जो पूरा रिएक्ट प्रोजेक्ट है वो एकदम ब्लैंक है। अब स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट बनाना। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर आपको src फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट करके फोल्डर बनाना है, उसके अंदर हम अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को रखेंगे। सो राइट क्लिक ऑन द src फोल्डर एंड न्यू फोल्डर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लिखो कंपोनेंट्स। और जैसे ही कंपोनेंट्स लिखोगे, अगर आपने VS कोड के आइकन्स इंस्टॉल कर रखे हैं तो ये वाला आइकन भी आ जाएगा और इस वाले फोल्डर के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स हम रखेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस वाले वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करना है, जहां पर एक नेविगेशन बार है, हीरो सेक्शन है और फूटर है। हम बिल्कुल वैसा क्या वैसा ही बनाएंगे। सबसे पहले नेविगेशन बार एक कंपोनेंट है, तो इसे हम डिजाइन करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने VS कोड में और कंपोनेंट के अंदर एक नया फोल्डर बनाता हूँ। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर और नेव बार करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया और इस वाले नेव बार फोल्डर के अंदर दो फाइल्स मैं क्रिएट करूंगा। सबसे पहली फाइल जो होगी वो होगी navbar.jsx और दूसरी जो फाइल होगी वो होगी navbar.css। तो हमने क्या किया, हमने src फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया, उसके अंदर navbar करके एक कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर हमारे navbar की दो फाइल्स यानी कि navbar.jsx और navbar.css दोनों की दोनों बना दी। अब सबसे पहले क्या करो, navbar.jsx के अंदर आ जाओ और इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए RAFCE ये वाला जो स्निपेट है इसे इंस्टॉल किया था हमने लास्ट वीडियो में, इसे लिख के एंटर प्रेस करोगे, ये आपके लिए एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देगा। अब इस चीज को ध्यान से समझते हैं, हमने लास्ट वीडियो में इसे स्किप किया था। जो पहली लाइन है इसे आप इग्नोर करो, ये कोई भी काम की नहीं है, ये बस जो रिएक्ट के पुराने वर्जन्स थे उसमें ये लिखना बहुत जरूरी था, लेकिन जो नए वर्जन है इसमें आप इसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम रहने देते हैं इसे। अब ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये एक एरो फंक्शन है। अब आपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन तो सीखा ही होगा। जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से। फंक्शन हम कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड और इसके बाद हमारा फंक्शन नेम, यानी कि अभी के लिए मैं navbar लिख देता हूं और उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं जहां पे हमारी सारी की सारी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे हम हमारे फंक्शन की बॉडी लिखते हैं कुछ इस तरह से। और इसी चीज को हम एरो फंक्शन की मदद से कैसे लिखेंगे, तो कॉन्स्ट कीवर्ड सबसे पहले आता है, यानी कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, कॉन्स्ट। उसके बाद हमारा फंक्शन नेम यानी कि navbar और इज इक्वल टू करके हम इसे एक फंक्शन की वैल्यू असाइन करेंगे कुछ इस तरह से। अब ये जो साइन है ना, ये पूरी एक एरो फंक्शन की साइन है। यहाँ पे पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमारे सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे, पैरामीटर्स, और यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारी जो है बॉडी आ जाएगी फंक्शन की। दैट्स इट, इतना ही है। और इसे मैन्युअली लिखने की बजाय हम RAFC करके एंटर प्रेस करेंगे तो यह हमें बना देगा एक एरो फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा एक HTML का कोड, एक HTML का div। यहाँ पर हमें अपना नेविगेशन बार का जो कोड है वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लास्ट लाइन में देखोगे ना तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar, यानी कि ये फंक्शन को ये एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हम दूसरी फाइल में इस वाले फंक्शन को इंपोर्ट करके यूज भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले नेविगेशन बार बनाते हैं। क्या करो, हमें कुछ इस तरह का नेविगेशन बार चाहिए और कुछ भी नहीं, एक नेविगेशन बार है और इसके अंदर navbar ऐसा लिखा है, ऐसा ही हम बनाते हैं बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, ये div हटा देता हूँ और यहाँ पर nav लिखता हूँ कुछ इस तरह से और इसके अंदर मैं सिर्फ navbar इतना कंटेंट लिख देता हूँ। अब हमें अभी के लिए हम इतना ही लिखेंगे और मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना नेविगेशन बार अपने तरीके से बनाओ, इसके अंदर और भी कोड लिखो। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। अब ये हमने एक कंपोनेंट बना दिया है navbar का, जिसके अंदर अभी के लिए तो सिर्फ navbar ऐसा लिखा हुआ है और ये पे एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अब हमें इसे हमारी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, चले जाओ app.jsx के अंदर जो कि यहाँ है और इसके अंदर यहाँ पर लिखो
हमारे कंपोनेंट का नाम। सो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करो और यहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट का नाम है वो लिखो, और जैसे ही कंपोनेंट का नाम लिखोगे ना, यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाएगा। कंपोनेंट के अंदर navbar फोल्डर के अंदर जो navbar JSX फाइल है वो, इसके ऊपर क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा और इसे स्लैश और ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड दैट्स इट। तो देखो ये क्या हुआ, ये जो फाइल थी इस पाथ से, यानी कि कंपोनेंट के अंदर एक navbar करके डायरेक्टरी है, उसके अंदर navbar.jsx फाइल से navbar नाम का ये जो फंक्शन है इसे इंपोर्ट किया गया। अगर इस वाले navbar पे आप कंट्रोल क्लिक करोगे ना, तो ये वाली फाइल के अंदर ये फंक्शन ओपन हो जाएगा। ओके, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे चला रहे हैं, अभी के लिए इतना समझो। अगर अभी के लिए मैं अपने साइट पे चला जाऊं ब्राउजर में, तो यहाँ पे आपको navbar लिखा हुआ भी आ रहा है, यानी कि हमने ये जो कंपोनेंट बनाया ये सक्सेसफुली माउंट हो चुका है हमारी वेबसाइट के अंदर। पर आप कहोगे भाई हमें ऐसा तो नहीं बनाना ना, इसके अंदर स्टाइलिंग भी तो अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आ जाओ सबसे पहले हमारी navbar.css के अंदर, यहाँ पर हम अपनी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। अब हम स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली मैं इस वाले नैव एलिमेंट को एक क्लास दे देता हूँ, लेकिन हम रिएक्ट के अंदर क्लास जो प्रॉपर्टी है इसका यूज नहीं कर सकते, वो पहले से रिजर्व कीवर्ड है। तो यहाँ पे हम क्लास नेम का यूज करेंगे किसी भी एलिमेंट को क्लास देने के लिए, क्लास असाइन करने के लिए। और यहाँ पे मैं navbar एक क्लास दे देता हूँ और इस वाले क्लास को हम यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे कुछ इस तरह से। मैं विड्थ दे देता हूँ 100% की, हाइट दे देता हूँ 10 VH की अभी के लिए। बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे यही वाला देना है, येलो कलर। सो इसे मैं यहाँ पे पिक कर देता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो ये बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है और इसे सेंटर में ले लेते हैं। सो डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इससे ये जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अभी आप देखोगे तो स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, ये जो navbar.jsx फाइल है और navbar.css, ये दोनों अलग फाइल हैं। अभी तक हमने दोनों को लिंक कहाँ किया, तो उसके लिए चले जाओ navbar.jsx के अंदर और यहाँ पे लिखो import और यहाँ पर navbar.css, और ऐसा लिखने से अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये देखो ये फाइल ओपन हो गई। और अगर अब मैं जाऊं तो यहाँ पर जो नेविगेशन बार है वो दिख रहा है, लेकिन अगर अभी देखोगे ना तो यहाँ पे मार्जिन पैडिंग थोड़ी थोड़ी अप्लाई हो रही है अपने आप। तो इसे हमें रीसेट करते हैं। उसके लिए चले जाओ आप अपने जो ऐप index.css है उसके अंदर, और यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पर एक फॉन्ट भी हम अप्लाई करते हैं। इसके लिए चले जाओ गूगल फॉन्ट्स के अंदर। मुझे गूगल का ये जो फॉन्ट है पॉपिंस ये चाहिए। गेट फॉन्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये जो फॉन्ट है गेट अबेंडेड कोड, इस पे क्लिक करके इंपोर्ट को टिक करके यहाँ पे ये जो इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट है इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इस फॉन्ट को यूज करने के लिए यहाँ पे नीचे से कोई भी एक कॉपी कर लो, जैसे कि फॉन्ट फैमिली ये वाली लाइन, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि मैंने पॉपिंस वाले फॉन्ट को यहाँ पर इंपोर्ट किया और यहाँ पे उसे अप्लाई भी कर दिया। और इसे क्लोज कर देते हैं। और अगर मैं वापस जाऊं अपनी साइट के ऊपर तो अब आपको ये जो कंपोनेंट है वो बड़ी ही अच्छे से दिख रहा होगा। navbar लिखा है, बैकग्राउंड कलर भी अच्छा है, यानी कि हमने एक नेविगेशन बार का कंपोनेंट बना दिया है जो कि ये है, और इसकी खुद की अलग से स्टाइलिंग भी यहाँ पर हमने दे दी। और इसी तरह से हमें बनाना है हीरो सेक्शन का ये वाला कंपोनेंट। सो अगेन सब कुछ रिपीट करते हैं। कंपोनेंट के अंदर जाओ, कंपोनेंट फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर लिख दो हीरो, यानी कि हमने दूसरा कंपोनेंट बनाया हीरो नाम से, और इसके अंदर दो फाइल क्रिएट करो, hero.jsx और दूसरी फाइल होगी hero.css। दैट्स इट। अगेन इसके अंदर जाके RAFCE, यानी कि हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया है, और यहाँ पर हमें सिंपली अभी के लिए हीरो ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और इसे भी मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे अगेन मैं क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम दे देता हूँ, हीरो रखते हैं क्लास, और इस वाली फाइल को, CSS वाली फाइल को हमारी JSX फाइल में इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पर hero.css। इसका मतलब है कि जो करंट डायरेक्टरी है उसी के अंदर ये CSS फाइल है। कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये वाली फाइल भी ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर हम अपना जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे हाइट दे देते हैं 80 VH की,
एंड डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला देना है, इसलिए आई प्रेस करके इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ये वाला। दैट्स इट। एंड अगर मैं वापस जाऊं और इसे रिफ्रेश करूं तो ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने माउंट नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो वापस जाओ app.jsx ये वाली फाइल में और यहाँ पे उस वाले कंपोनेंट को माउंट कर दो, हीरो लिखोगे और यहाँ पर आपको सजेशन भी मिल जाएगा। एंटर प्रेस करोगे, इसे क्लोज कर दो। और अब अगर मैं वापस जाऊं तो ये वाला कंपोनेंट भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और इसी तरह से हमें तीसरा कंपोनेंट बनाना है जो कि फूटर का। सो अगेन सारी चीजें रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करो फूटर नाम से, और इसके अंदर दो फाइल्स बनेगी। सबसे पहली footer.jsx और दूसरी होगी footer.css। footer.jsx के अंदर RAFCE करके एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया और यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ फूटर ही लिखना है मुझे और कुछ भी नहीं। इसे स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ और फूटर ही रखते हैं क्लास नेम। और यहाँ पर ये वाली CSS की फाइल को मुझे इस वाले के अंदर इंपोर्ट करवाना है। सो यहाँ पे इंपोर्ट, और जो फाइल है वो इसी फोल्डर के अंदर है। सो footer.css, कंट्रोल प्रेस करके चेक कर लो कि ये वाली फाइल ओपन हो रही है और यहाँ पर आपका जो फुटर का कोड है वो लिख दो। जैसे कि हाइट रख दो उसकी 10 VH की, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ये वाला रखना है, ब्लू कलर। तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। और अगर मैं जाऊं तो अभी तो मुझे नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फुटर वाले कंपोनेंट को मैंने बना तो दिया लेकिन अभी के लिए मैंने इसे माउंट नहीं किया। सो माउंट करने के लिए क्या करो, जो app.jsx उसके अंदर चले जाओ और यहाँ पर इस हीरो के नीचे हम अपना तीसरा कंपोनेंट लिखेंगे और सिंपली यहाँ पे ओपन करूंगा एरो, और जैसे ही फुटर लिखूंगा ये मुझे यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसे क्लोज कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा फंक्शन को और यहाँ पर आ गया है हमारा जो कंपोनेंट है वो। और अगर मैं वापस जाऊं अपने साइट के अंदर तो यहाँ पर फुटर भी आ चुका है। दैट्स इट। और एक काम करते हैं, तीनों को जो फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मैं सिंपली तीनों की CSS फाइल को एडिट करता हूँ। सबसे पहले जो फॉन्ट वेट है वो दे देता हूँ 600, और अब मैं जाऊं तो ये देखो थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। और इसी लाइन को मैं तीनों को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो सिंपली तीनों फाइल के अंदर इसे पेस्ट कर दूंगा और नेव बार में भी। एंड दैट्स इट। अगर आप देखोगे तो ये प्यारी सी एक बेसिक सी वेबसाइट का लेआउट हमने बना दिया है, जहाँ पे ये नेव बार एक कंपोनेंट है, हीरो एक कंपोनेंट है और फुटर एक अलग से कंपोनेंट है। और इस तीनों कंपोनेंट को आप इस कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर हमने हमारी पहली वेबसाइट बना दी है यूजिंग रिएक्ट, और यहाँ पर आपको एक टास्क मिलता है, अपने तरीके से ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करो, अपने कलर्स से, अपने फॉन्ट से। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी के लिए नेव बार हीरो ऐसा ही लिखा हुआ हो, आप इसके अंदर पैराग्राफ डालो, टाइटल डालो और अपना एक बेसिक सा लेआउट तैयार करो यूजिंग रिएक्ट और कंपोनेंट को क्रिएट करो। सो इस पूरी जर्नी में हमारा फ्लो कुछ इसी तरह का होगा। जब भी मैं आपसे कहूँ कि हमें एक कंपोनेंट बनाना है, यानी कि हमें SRC फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट वाली डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक नया फोल्डर बनाना है और वहां पे हम अपना नाम दे देंगे, जैसे कि फुटर दे दिया, और उसके अंदर दो फाइल्स होंगी, एक JSX वाली जिसके अंदर कोड होगा और एक CSS की जिसके अंदर स्टाइलिंग होगी। दैट्स इट। और ये जो कंपोनेंट है ये रीयूजेबल है, यानी कि आप जितनी बार चाहो इसे यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैं app.jsx के अंदर जाऊं और ये नेव बार, मैं अगर कहूँ आपसे कि भाई ये जो हीरो सेक्शन है ना, ये मुझे 2 बार चाहिए, तो मैं कॉपी करके अगर इसे नीचे पेस्ट कर दूंगा ना, तो अगर वेबसाइट में मैं जाऊं तो यहाँ पे 2 बार हीरो सेक्शन आ चुका है, ये एक बार और ये दूसरी बार। यानी कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। दैट्स इट। ये ऐसा ही हो गया जैसे हमने एक फंक्शन बनाया और उसे बार बार कॉल किया। अब ये कब काम आएगा, तो मान लो एक वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो हमें कार्ड का बस एक ही कंपोनेंट बनाना है, card.jsx, और उसकी स्टाइलिंग के लिए card.css, और उसके बाद उस कार्ड को जितनी बार यूज करना है उतनी बार हम कर सकते हैं। लाइक अभी हमने जैसे हीरो को 2 बार कॉल किया, हमें कार्ड को जितनी बार कार्ड हमें चाहिए उतनी बार हम उसे कॉल करेंगे।
और अभी के लिए आपका टास्क यही है कि आपको भी कुछ इस तरह का बेसिक सा वेबसाइट का लेआउट बनाना है, कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है। सो ट्राई करो और कमेंट में बताओ कि आपने कैसा बनाया। सो दैट्स इट, आज के इस वीडियो में इतना ही। लेट्स रैप द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि प्रॉप्स क्या होता है और प्रॉप्स का यूज करके कुछ डायनेमिक कार्ड के कंपोनेंट बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।